नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड की मिट्टी के बारे में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि झारखंड के किस भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है तथा उस मिट्टी की क्या विशेषता है, उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं तथा उस मिट्टी में कौन सी खेती की जाती है। इन सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों झारखंड में मूलतः 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। झारखंड में मूलतः 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो वो कौन कौन सी मिट्टी है? एक है लाल मिट्टी, दूसरी है काली मिट्टी, तीसरी लेटेराइट मिट्टी, चौथी है बलुई मिट्टी, पांचवी जलोढ़ मिट्टी और छठी है अब्रक मूलक मिट्टी। तो इन सभी मिट्टियों का हम बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाल मिट्टी के बारे में। तो दोस्तों झारखंड में जो सर्वाधिक मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है वो है लाल मिट्टी। दोस्तों झारखंड का कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% भूमि पर लाल मिट्टी पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। झारखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% एरिया पर लाल मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों आप इसको इस मैप के जरिए समझ सकते हैं। ये जो सीधी लाइन जो खींचा गया है ये लाल मिट्टी का क्षेत्र है पूरा, देखिए यहाँ से यहाँ, और ये पूरा लाल मिट्टी का एरिया है। तो लगभग 90% जगह जो झारखंड का है वो लाल मिट्टी का है। दोस्तों लाल मिट्टी लाल क्यों दिखता है इसको भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों लाल मिट्टी में लोहे की अधिकता होती है, तो इसको याद रखिएगा। लाल मिट्टी लाल क्यों होती है? क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो लाल मिट्टी का जो निर्माण होता है वो नीस और ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेषों से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। दोस्तों नीस और ग्रेनाइट पत्थर झारखंड में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं और उसके घिसने के कारण और उसमें कुछ आयरन के भी मात्रा पाए जाते हैं और उसके घिस के ये लाल मिट्टी बनती है। लाल मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। दोस्तों लाल मिट्टी में क्या कमी पाई जाती है? ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस। दोस्तों झारखंड की जितनी मिट्टियां हैं उसमें आपको एक बात का याद रखना है, ये जो 3 चीज़ है ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इन तीनों चीज़ों की कमी पाई जाती है हर मिट्टी में। झारखंड के हर एक मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। दोस्तों ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस क्या होता है? दोस्तों जो भी जीव जंतु या पेड़ पौधे का जो सड़ने गलने से जो मिट्टी बनती है उसको ह्यूमस कहा जाता है। जैसे पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं ज़मीन पर या कोई जानवर मर जाता है और वो सड़ कर जब जो मिट्टी में मिल जाती है उस चीज़ को ह्यूमस कहा जाता है। तो झारखंड की मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, जिसके कारण लाल मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट मिट्टी है काली मिट्टी। दोस्तों काली मिट्टी को और दूसरे नामों से भी जाना जाता है। एक है रेगुर मिट्टी को, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, लावा मिट्टी भी कहा जाता है, और कपास की खेती अधिक होने के कारण इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। दोस्तों काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो झारखंड के बहुत कम क्षेत्र में पाया जाता है। तो झारखंड का राजमहल क्षेत्र काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। तो ये कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर बस इतना सा एरिया में काली मिट्टी पाई जाती है। झारखंड का जो राजमहल क्षेत्र है, तो इसको याद रखिएगा। झारखंड के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, ऐसा सवाल पूछा जाता है, तो आपको आंसर में क्या करना है? या तो संथाल परगना या राजमहल क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। और काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है बैसाल्ट चट्टानों के अपर्दन से। काली मिट्टी का निर्माण होता है बैसाल्ट चट्टानों के अपर्दन से। और काली मिट्टी में लोहा, चूना और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोहा, चूना और मैग्नीशियम काली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और कमी किस चीज़ की रहती है? जैसे कि पहले ही बताया था, नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की कमी पाई जाती है काली मिट्टी में। ये हर मिट्टी में ये 3 चीज़ों की कमी पाई जाती है झारखंड की सभी मिट्टियों में, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों काली मिट्टी की
एक खास विशेषता होती है, इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। तो इसमें क्या होता है, काली मिट्टी में जैसे बारिश जैसे ही शुरू हो जाएगा ये मिट्टी बहुत गीली और चिपचिपी हो जाती है, इतनी मुलायम हो जाती है मिट्टी की उसमें हल चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप सीधे उसमें खेती कर सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और काली मिट्टी जो है वो किस फसल के लिए फ़ायदेमंद है या अच्छी है? एक है कपास, धान और चना के लिए काली मिट्टी अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी। दोस्तों लेटेराइट मिट्टी किसको कहते हैं? गहरे लाल रंग की कंकड़युक्त मिट्टी। गहरे लाल रंग की कंकड़युक्त मिट्टी को लेटेराइट मिट्टी कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से रोड में जो भरावन का काम होता है वो लाल रंग की एक मिट्टी होती है और उसमें कंकड़ होते हैं, एक्चुअल में वही लेटेराइट मिट्टी है। दोस्तों लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड की प्रचुरता पाई जाती है और साथ ही साथ सिलिकेट भी पाया जाता है। जैसे कि लाल मिट्टी में क्या पाया जाता था? लोहा, तो उसी तरह ये भी लाल है तो इसमें लौह ऑक्साइड पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें सिलिकेट यानी कि जो कंकड़ होते हैं वो सिलिकेट के बने होते हैं, वे भी लेटेराइट मिट्टी में पाए जाते हैं। दोस्तों लेटेराइट मिट्टी बनती कैसे है इसको भी जानना जरूरी है। दोस्तों जैसे कि ये लाल मिट्टी का क्षेत्र है, जो भी लाल मिट्टी का क्षेत्र होता है और उस वैसे जगह पर जहाँ पर अत्यधिक बारिश होती है, लाल मिट्टी का क्षेत्र है और जहाँ पर अत्यधिक बारिश होती है, जिसके कारण मिट्टी का जो ऊपरी परत है और जो कमज़ोर और नर्म परत होते हैं वो धीरे धीरे बह के चले जाते हैं और बच जाते हैं कंकड़, और वही लेटेराइट मिट्टी बन जाती है। दोस्तों झारखंड में लेटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है इसको भी याद रखना है। एक है पाट क्षेत्र, राजमहल और पूर्वी सिंहभूम। इसको हम मैप में देखते हैं। यह है पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र किसको कहा जाता है? लातेहार, लोहरदगा और गुमला। लातेहार, लोहरदगा और गुमला का ये जो क्षेत्र है ये पाट क्षेत्र है। और दोस्तों पाट क्षेत्र अधिक बारिश के लिए जाना जाता है झारखंड में, इसलिए यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हो गया है। इसके बाद दूसरी जगह जहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है वो है राजमहल। राजमहल में देखिए तीन प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी भी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है और साथ ही साथ कुछ दोमट मिट्टी भी पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। और इसके साथ ही साथ पूर्वी सिंहभूम में भी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? एक तो पाट क्षेत्र यानी कि लोहरदगा, लातेहार और गुमला का क्षेत्र, और राजमहल का क्षेत्र और पूर्वी सिंहभूम में। तो तीन चीज़ को याद रखिएगा, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। दोस्तों लेटेराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी रहती है और लेटेराइट मिट्टी खेती के लिए बिल्कुल ही अनुपयुक्त है। इसमें खेती करना बहुत ही मुश्किल है, आजकल पेड़ पौधे बस लगाए जा रहे हैं, उसमें खेती करना एक तरह से नामुमकिन है। नेक्स्ट है बलुई मिट्टी। दोस्तों बलुई मिट्टी का जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है? दामोदर घाटी क्षेत्र। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर का किया हुआ है ये बलुई मिट्टी का क्षेत्र है और ये क्षेत्र है धनबाद और हजारीबाग जिला में। तो इसको याद रखिएगा, ये जो दामोदर घाटी का क्षेत्र है ये रेतीली मिट्टी के लिए जाना जाता है। और यदि जिला पूछा जाए तो ये है धनबाद और हजारीबाग। बलुई मिट्टी। दोस्तों बलुई मिट्टी बनती कैसे है? ये यहाँ का जो दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है ये बलुआ पत्थर की बहुलता पाई जाती है। दामोदर घाटी में क्या पाया जाता है? बलुआ पत्थर, और इसी के अपक्षय से बलुई मिट्टी बनता है। बलुई मिट्टी में लौह अंश की अधिकता होती है, तो इसको याद रखिएगा। बलुई मिट्टी में लौह अंश की अधिकता होती है और कमी क्या होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। हर मिट्टी की तरह ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। दोस्तों बलुई मिट्टी किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त है? तो ये है मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त। मोटा अनाज किसको कहा जाता है? जैसे मक्का, बाजरा, मड़ुआ आदि बलुई मिट्टी में खेती की जाती है। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी क्या होता है?
जलोढ़ मिट्टी वैसी मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा बहा के लाई जाती है तथा नदी का जो तट होता है उसमें आसपास में फैल जाता है, वैसी मिट्टी को क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होता है भांगर और दूसरा होता है खादर। भांगर किसको कहा जाता है? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, यानी कि कई वर्ष पहले जो नदियों द्वारा बहा के लाई गई थी और कई वर्ष पुरानी हो चुकी मिट्टी को क्या कहा जाता है? भांगर। और तथा जो हाल ही में जो मिट्टी बह के आई थी, जैसे इस बार बाढ़ आएगा कोई नदी में और उसके द्वारा जो मिट्टी लाई जाएगी उसको क्या कहा जाएगा? खादर, यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी झारखंड के किस भाग में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी झारखंड की उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र साहेबगंज और पाकुड़, इसको हम मैप में समझते हैं। ये हुआ झारखंड का उत्तरी भाग और उत्तर का सीमावर्ती भाग, यानी कि आप देख सकते हैं झारखंड का सीमावर्ती भाग ये है और इसके अलावा साहेबगंज और पाकुड़, तो इसको याद रखिएगा, साहेबगंज, पाकुड़ और झारखंड का जो उत्तरी सीमावर्ती भाग है इसमें यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका कारण है क्योंकि यहाँ पर जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ से सारी कुछ नदियाँ उत्तर दिशा की ओर बह के चली जाती हैं और इधर बिहार से भी जो नदियाँ गंगा नदी है इधर से बह के आती है। तो ये एक तरह से प्लेन एरिया है, नदियों का तट है उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र, इसके कारण यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का जमाव हो गया है। दोस्तों इसके बाद अंतिम में देखते हैं अब्रक मुलक मिट्टी। तो अब्रक मुलक मिट्टी क्या है? जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है और एक अंदाजा हो रहा है कि वैसी मिट्टी जिसमें अब्रक की मात्रा हो या अब्रक से बनी हुई मिट्टी को अब्रक मुलक मिट्टी कहा जाता है। ये मिट्टी बनती कैसे है? अब्रक पहाड़ियों के अपक्षय से निर्मित, यानी कि जहाँ पर अब्रक की पहाड़ियाँ हैं, अब्रक के खान हैं, वैसे क्षेत्र में बारिश के पानी से बहकर और अब्रक के चट्टानों के घिसने उसके अपक्षय से जो मिट्टी बनती है उसको अब्रक मुलक मिट्टी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अब्रक मुलक मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो ये होता है हल्का गुलाबी रंग का। इसके बाद हम देखते हैं कि ये कौन कौन से क्षेत्र में अब्रक मुलक मिट्टी पाई जाती है। तो साफ जाहिर सी बात है कि अब्रक मुलक मिट्टी वैसे जगह पाई जाएगी जहाँ पर अब्रक पाया जाता है। तो झारखंड में अब्रक कहाँ पाया जाता है? एक तो कोडरमा और झुमरी तिलैया और दूसरा है मांडू और बड़कागांव। तो जब भी सवाल पूछा जाए कि अब्रक मुलक मिट्टी कहाँ पाया जाता है तो इसका उत्तर एक तो हो जाएगा यहाँ पर है बड़कागांव और मांडू। इस दो चीज़ को याद रखिएगा, दो नाम, बड़कागांव और मांडू का ये क्षेत्र है, यहाँ पर अब्रक मुलक पाई जाती है। इसके अलावा जो ये क्षेत्र है कोडरमा और झुमरी तिलैया, इसको याद रखिएगा, कोडरमा झुमरी तिलैया दोनों एक ही ज़िले में हैं, कोडरमा ज़िले के अंतर्गत ही झुमरी तिलैया आता है। तो ये क्षेत्र अब्रक मुलक मिट्टी का क्षेत्र है। दोस्तों ये तो थी झारखंड की मिट्टी के प्रकार। इसके बाद हम देखते हैं कि झारखंड की मिट्टी और भूमि को झारखंड के स्थानीय भाषा में क्या क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि झारखंड की भूमि को क्या कहा जाता है। दोस्तों एक होता है टाँड़ और दूसरा होता है दोन। झारखंड के में ज़मीन को जनरली दो भागों में बांटा गया है, एक होता है टाँड़ और दूसरा होता है दोन। टाँड़ यानी कि जो ऊपर का एरिया ज़मीन होता है उसको टाँड़ कहा जाता है और दोन जो गड्ढे का ज़मीन होता है उसको दोन या नीची ज़मीन कहा जाता है। तो टाँड़ को स्थानीय भाषा में और क्या क्या कहा जाता है? इसको बारी कहा जाता है, दिहारी, भीठा, बहारसी। और दोन भूमि को गाढ़ा यानी कि गड्ढा, बहियार, घोघरा, जाह, चोरा और कनारी। दोस्तों इसके बाद मिट्टी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो पंकीली मिट्टी को केवाल कहा जाता है, चीटा, नगरा, गोबरा, हलमाद, हासा आदि। इसके बाद है दोमट मिट्टी को क्या कहा जाता है? खेरसी, चरका, लोबो, बालसुंदर, अराहासा। बलुई मिट्टी किससे कहा जाता है? बाला, गोरिस, जारिया, गिटालहासा आदि। दोस्तों ये जो मिट्टी और ज़मीन के स्थानीय नाम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जा रहे हैं। जैसे पूछ देगा कि
बहियार किसे कहा जाता है, किस प्रकार की भूमि को बहियार कहा जाता है? तो नीची जमीन या दोन को बहियार कहा जाता है। तो इसको ज़रूर याद करने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस करके। तो दोस्तों ये था आज का क्लास। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ द की पॉइंट्स में बने रहिए। धन्यवाद।